हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक का आगे का वो। जैसे कि आपको पता है कि ये आपकी 500 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला है और आपका टॉपिक चल रहा है इसमें राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन कंप्लीट कर रहे हैं। और ये आपके 500 प्लस प्रश्न थे, जिसमें हम हर क्लास में 100 प्रश्न कर रहे हैं, यानी 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो अब तक हमने 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें 561 इस टॉपिक में आपके क्वेश्चन थे। इससे बाहर आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब तक जितने भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन इससे आए हैं, टीचिंग के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपके जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे इसमें हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हो पीसीएस वगैरह में भी हैं, पीसीएस के भी क्वेश्चंस हैं इसमें, तो आपको मिल जाते हैं आराम से। टीजीटी पीजीटी की अगर आप तैयारी करें तो उसके क्वेश्चंस भी हैं इसमें। तो जितने भी अब तक इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे गए हैं, तो इसलिए सबसे पहले मैंने यही टॉपिक आपको कवर करा दिया है। तो जैसे जैसे मतलब इसके बाद हम जो टॉपिक करेंगे उसमें क्वेश्चन इससे कम पूछे गए हैं, तो इस तरह से करके हम पूरी जो है ना पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। तो टॉपिक कोई भी नहीं छूटेगा आपका, और सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिससे बनते हैं और बने हैं, वो टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट कराया। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इसमें हम शुरू करने वाले हैं 501 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक पंचाट का जनक कौन था? तो सांप्रदायिक पंचाट का जो जनक था वो था रैमजे मैकडोनाल्ड। सांप्रदायिक पंचाट का जनक रैमसे मैकडोनाल्ड था। और दोनों गोलमेज सम्मेलनों में तीनों में ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न का कोई समाधान नहीं निकला। ठीक है, इस समस्या का समाधान करने के लिए अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने प्रांतीय विधानसभा में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के विषय में अपना सांप्रदायिक पंच निर्णय प्रस्तुत किया। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में कुछ सीटें जो हैं वो सुरक्षित कर दी गई थी, जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों के द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस कानून के तहत दलितों को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो आज मैं ये कहना तो भूल ही गई कि अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा ईजिली आपको मिल सके। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की कर रहे हैं, है ना, या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की कर रहे हो, आप केवीएस की, एमवीएस की, जीआईसी के लिए स्पेशली मैं ये चला रही हूँ। लेकिन अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए यूज़फुल क्लास है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। बातें हो गई, पहला क्वेश्चन कर लिया था हमने, तो इसमें ज़्यादा नहीं है। आज की क्लास जल्दी वाइंड अप हो जाएगी क्योंकि इसमें 61 क्वेश्चन हैं खाली आज। तो आज हम 100 की जगह 61 लगाएंगे, क्योंकि या फिर ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम अगला टॉपिक अपना करेंगे, जिसको मैं अपना लास्ट में आपको बताऊंगी कि हम नेक्स्ट टॉपिक कौन सा शुरू करने वाले हैं। तो जो भी टॉपिक शुरू करूंगी वो आप ये मान के चलिए कि स्टेप बाय स्टेप चलूँगी। मतलब कि जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, तो पहले मैंने ये शुरू किया। अब इसके बाद वो टॉपिक आएगा जिसमें इससे थोड़े कम क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो आएगा। ठीक है, इस तरह से मैं चलाऊंगी। तो ये आपका ये मान के चलिए कि ये आपका जो टॉपिक चल रहा था ये मॉडर्न का चल रहा था। अब जो टॉपिक आएगा ना वो आप मिडवल से टॉपिक आएगा, तो मिक्सचअप आपका चलेगा। कभी मॉडर्न का आएगा, कभी मिडवल का आएगा, कभी आपका एशियन का आ जाएगा, तो इस तरह से चलेगा। ठीक है, बाकी अगर आप जब इस तरह से मैं कराऊंगी पूरी ये बुक आपको ख़त्म कराऊंगी, उसके बाद अगर आपको डिमांड होगी कि आप पूरा पहले एशियन ख़त्म करवाओ, फिर मिडवल, फिर मॉडर्न, तो फिर उस तरह से इसके बाद शुरू होगी क्लास। तो और शुरू करेंगे तो फिर हम दोबारा से रिवीजन भी हो जाएगा हमारा, और दोबारा से हम एक बार और बुक को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं।
व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था भाई? तो दूसरा सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बहुत बार इस क्वेश्चन को कर चुके हैं हम। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे और 17 अक्टूबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू दूसरे। सत्याग्रही का चुनाव खूब सोच समझकर किया जाता और जब वे मंच पर आते तो लोग उन्हें इस तरह घेर लेते कि उनकी गिरफ्तारी होने तक युद्ध विरोधी भाषण हो चुका होता। ठीक है, नेक्स्ट है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी नवाब सलीमुल्लाह खान ने 30 सितंबर 1906 को, जब ढाका में मॉडर्न एजुकेशनल कांग्रेस की बैठक हो रही थी। तभी उस अधिवेशन को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नाम से घोषित कर दिया गया और इस प्रकार अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल के विभाजन का दिन अक्टूबर 16, 1905 को मनाया गया था। अरे क्वेश्चन तो ऊपर किया नहीं मैंने। तो इसका आंसर होगा रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो जिस दिन बंगाल का विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, उस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल में रक्षाबंधन दिवस जो है के रूप में इसे मनाया गया था। ठीक है, तो 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जला था, लोगों ने उस दिन उपवास रखा था और कलकत्ता में हड़ताल घोषित की गई थी। जनता ने जुलूस निकाला और सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पे वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। ये वंदे मातरम समूचे आंदोलन की ओर से युद्ध की दुदुम्बी थी और लोगों ने एक दूसरे के हाथ पे क्या किया, राखियां बांधी, ये जताने के लिए कि बंगाल को बांटकर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्रास के 1927 के कांग्रेस अधिवेशन का, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव स्वीकार किया था, तत्कालीन अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर M.A. अंसारी। मद्रास के अपने दिसंबर 1927 के सालाना जलसे में कांग्रेस ने इस प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज होगा और ये प्रस्ताव एक झटके से पारित हो गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में लगाने के लिए घटनाओं के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करें। तो दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हॉल में बम फेंकने की घटना हुई थी, जो कि भगत सिंह ने करी थी। जतिन दास की शहादत हुई, भगत सिंह की शहादत हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ। तो सबसे पहले यही घटनाएं हुई थी और ये क्रमवार ही लगा हुआ है। ठीक है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में, जिस समय ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी, बम फेंका था। भूख हड़ताल पर बैठे जतिन दास की 64 दिन के बाद 13 सितंबर 1929 को मृत्यु हो गई और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए 29 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस की बैठक हुई थी। ठीक है, तो 8 अप्रैल 1929 को घटना हुई, फिर 13 सितंबर 1929 को हुई, फिर 23 मार्च 1931 को हुई, फिर 29 मार्च 1931 को। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का दीक्षांत संबोधन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया विषय पर जोर दिया था? साथ ही संविधान सभा के द्वारा भविष्य में भारत के संविधान के निर्माण का जबरदस्त जोरदार विरोध किया था। तो ये किया था मॉरिस गुइर ने। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर इंडिया विषय पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दीक्षांत में संबोधन जो है वो मॉरिस गुइर ने किया था और इसमें उन्होंने संविधान सभा के द्वारा भविष्य में भारत के संविधान के निर्माण का जबरदस्त जोरदार विरोध किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार लगाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। केंद्रीय असेंबली में बम का फेंका जाना, सैंडर्स का मारा जाना, सरदार भगत सिंह को फांसी दिया जाना और चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु। तो भैया ये GIC प्रवक्ता परीक्षा 2018 का पेपर है, मतलब उसमें क्वेश्चन आया था ये। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सबसे पहले सैंडर्स की मृत्यु होगी, फिर सैंडर्स का मारा जाना होगा, फिर उसके बाद में केंद्रीय असेंबली में बम फेंका जाएगा, फिर सरदार भगत सिंह
जो है को नहीं, फिर चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु होगी, फिर सरदार भगत सिंह को फांसी दी जाएगी। तो सैंडर्स की जो हत्या होती है वो 1928 में होती है। भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मारी थी और फिर 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका। फिर 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर अंग्रेजों से घिर जाने के कारण स्वयं को गोली मार लेते हैं। और फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को और सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो 8 अप्रैल 1929 को ट्रेड डिस्प्यूट बिल बम फेंका गया, मतलब ठीक है, और 23 मार्च 1931 को इनकी फांसी हुई थी। ये चीज़ ज़्यादा याद रखिएगा। 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः संबंधित था, तो ये बाल मजदूर से संबंधित था, ये बाल मजदूर से संबंधित था। और प्रथम कारखाना अधिनियम आपका 1881 में बाल मजदूरों से संबंधित था। ये अधिनियम रिपन के कार्यकाल में लाया गया और इसके अंतर्गत बाल श्रम को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में रखने पर प्रतिबंध लगाया गया और इसके साथ ही 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से 9 घंटे से अधिक कार्य लिए जाने को प्रतिबंधित किया गया। बच्चों को महीने में कम से कम 4 अवकाश अनिवार्य बना दिया गया था। नेक्स्ट है सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी और उस पार्टी का नाम था खुदाई खिदमतगार। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी के नेतृत्व में समूचे भारत में फैला और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान यानी कि सीमांत गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया और इन्हीं के नेतृत्व में 1929 में गठित खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती के संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित को कालक्रमानुसार लगाते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, डांडी मार्च, पूना पैक्ट और गांधी इरविन समझौता। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी 1930, 31, 30, 31 ऐसे हुई हैं। तो एग्जैक्ट डेट हमें याद करनी है कि डांडी मार्च जो है वो हुआ था आपका 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में। ठीक है, गांधी जी ने शुरू किया। गांधी जी ने 24 दिनों में 78 अनुयायियों के साथ 385 किलोमीटर की यात्रा करके नमक कानून तोड़ा था। फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। ये समझौता गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 7 सितंबर 1931 को। ठीक है, पूना पैक्ट कब होता है? 1932 को हुआ था और इसको सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं। तो डांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में हुई। उसके बाद में आपका गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। फिर पूना पैक्ट आपका 1932 में हुआ था। नेक्स्ट है डांडी कहाँ पर स्थित है? तो डांडी आपका नवसारी में स्थित है। डांडी गुजरात के नवसारी जिले में है। डांडी एक गांव का नाम था जहां गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को पहुंचकर एक मुट्ठी नमक हाथ में उठा करके नमक कानून का उल्लंघन किया था। गांधी जी ने डांडी से ही 9 अप्रैल 1930 को इस आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा की थी। नेक्स्ट है कार्लाइल सर्कुलर संबंधित है। तो कार्लाइल सर्कुलर आपका बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से संबंधित है। कार्लाइल सर्कुलर का संबंध बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से था। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को मजबूत करने के लिए स्वयं सेवकों को संगठित किया गया और जन समितियां बनाई गई थी। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए 22 अक्टूबर 1905 को कार्लाइल सर्कुलर जो है वो निकाला था। बंगाल में धर्मसभा का संस्थापक कौन था? तो बंगाल में धर्मसभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। बंगाल में धर्मसभा का संस्थापक राधाकांत देव थे। राधाकांत देव ने 1830 में धर्मसभा की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। राधाकांत देव जो है वो सती प्रथा का समर्थन किए थे और राजा राममोहन राय के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म समाज का विरोध किए थे। राधाकांत देव ने 1899 में विधवा आश्रम संघ की स्थापना कहाँ पर करी? पूना में की थी। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1916 में बंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना राधाकांत देव ने की थी और इन्होंने शब्द कल्पद्रुम नामक संस्कृत शब्दकोश की रचना भी की थी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन था? तो बॉम्बे क्रॉनिकल के प्रकाशन थे आपके
फिरोज शाह मेहता, ठीक है, ये भी आपका जीआईसी में आया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता फिरोज शाह मेहता ने 1913 में मुंबई में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया, जिसके संपादक बीजी हार्निमन थे। सूरत विभाजन के बाद उदारवादी विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। फिरोज शाह मेहता पारसी धर्म से संबंध रखते थे। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय कर्मचारी एवं विकास दल कब अस्तित्व में आया? तो ये 1928 में आया था। अखिल भारतीय कर्मचारी एवं किसान दल बदल की स्थापना 1928 में की गई थी। इसमें सभी प्रांतीय दलों को शामिल किया गया और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सोहनलाल जोशी ने की थी। 1945 में इसका अस्तित्व पुनः सक्रिय होने पर कांग्रेस ने 1947 में इनमें से निकलकर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करी। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था कर्जन के काल में। प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ और इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इसके आधार पर एक पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी और इसके लिए 50,000 पाउंड धनराशि की व्यवस्था की गई थी। जनरल कनिंघम को इसका प्रमुख बनाया गया था और कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कांग्रेस का 32वां अधिवेशन 1917 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में किया गया था और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को इसी सम्मेलन में कांग्रेस ने अपनाया था। ठीक है, सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर में आयोजित कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? तो इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, उसके बाद इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटा था। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की सरकार बिना कारण ही गिरफ्तार कर लिया था और इसी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी को दोपहर में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। कर्नल डायर ने सभा पर अंधाधुंध गोली चलवा दी, जिसमें 1000 लोग मारे गए थे। नेक्स्ट है, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी? पूना में हुई थी। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना मुंबई के पूना में हुई और इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये एक ऐसी सोसाइटी थी जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग शामिल थे और अपनी मातृभूमि के लिए किसी न किसी रूप में सेवा करने के लिए समर्पित थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कहां पर असहयोग के विचार का उद्भव हुआ? तो 1920 के बंबई के खिलाफत सम्मेलन में हुआ था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग का विचार 1920 में बंबई के खिलाफत सम्मेलन में हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। असहयोग का तात्पर्य था शासन से सहयोग ना करना। असहयोग आंदोलन का प्रारूप गांधी जी ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थागत कौन थे? तो मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थागत थे एनी बेसेंट। मद्रास हिंदू एसोसिएशन 1904 में इसकी संस्थापक एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष भी थी। एनी बेसेंट ने तिलक की मदद से भारत में होम रूल लीग की शुरुआत की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ लाए जाने में इसका सबसे बड़ा योगदान था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किसने किया था? तो ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस दिन को राखी दिवस के रूप में लोगों से मनाने का आह्वान किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा। ये गीत अब भी बांग्लादेश का राष्ट्रगान है और इस विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय ने 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम इंडियन स्ट्रगल था और बाल गंगाधर की पुस्तक का नाम था गीता रहस्य। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन के संदर्भ में से किसे काले पानी की सजा सुनाई गई थी? तो कूका आंदोलन के संदर्भ में काले पानी की सजा बाबा गुरु राम सिंह को सुनाई गई थी। कूका आंदोलन का प्रमुख नेता बाबा गुरु राम सिंह थे।
ठीक है। इनको अंग्रेजों ने काले पानी की सजा सुनाई थी। राम सिंह के सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का अवतार माना जाता है और इनको 1872 में काले पानी की सजा हुई और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक थे। तो इंडियन मिरर के संपादक थे एम.एन. सेन। समाचार पत्र इंडियन मिरर 1861 में कोलकाता से प्रकाशित होना शुरू हुआ और उसके संपादक एन.एन. सेन, पता नहीं एम.एन. सेन है कि एन.एन. सेन, एवं देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। नेक्स्ट है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी दादा भाई नेरोजी ने। 1866 में लंदन में दादा भाई नेरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। दादा भाई नेरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। इन्होंने रहनुमाई मजद्यासन सभा की भी स्थापना की थी और इन्होंने रस्त गोफ्तार नामक पत्र का भी संपादन किया था। इन्होंने पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त थे। तो बताओ भैया कौन थे जनगणना आयुक्त? तो वो जनगणना आयुक्त थे आपके बेंस। भारत की जनगणना 1891 में जरवाइस एथलेस्टन बेंस जनगणना आयुक्त थे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे? तो देवबंद स्कूल से आपके शाह अब्दुल अजीज नहीं जुड़े थे। देवबंद स्कूल की स्थापना मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रहीद अहमद गंगोही के द्वारा की गई थी और इस स्कूल की शुरुआत 1866 से 1867 में देवबंद सहारनपुर में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करना था। विद्यालय के पाठ्यक्रमों में अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति को प्रतिबंधित करना, मुस्लिम संप्रदाय का नैतिक एवं धार्मिक पुनरुद्धार करना और अंग्रेज सरकार के साथ असहयोग करना था। इस संस्था के नेता महमूद उल हसन ने संस्था के धार्मिक विचारों को राजनीतिक बौद्धिक रंग देने का प्रयास किया। शिबली नुमानी जैसे फारसी एवं अरबी के प्रख्यात विद्वान और लेखक भी देवबंद स्कूल के समर्थक थे। शाह अब्दुल अजीज देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे। ठीक है। नेक्स्ट है, 1910 में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? तो ये केसरी सिंह बारहट ने किया था। 1910 में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन केसरी सिंह बारहट ने राव गोपाल सिंह खरवा के सहयोग से किया। ये एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जिसमें देसी रियासतों के सैनिक, जागीरदार और कुछ नरेश शामिल थे। वीर भारत सभा के अन्य सदस्य थे डॉक्टर गुरुदत्त, लक्ष्मी नारायण, हीरालाल लहरी और रामकरण आदि। नेक्स्ट है, कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो ये नागपुर अधिवेशन 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसके बाद हर वर्ष कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था। 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। नेक्स्ट है, भारत में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन जो है वो 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था। वर्ष 1919 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारत की सदस्यता एवं राष्ट्रवादियों के असहयोग आंदोलन ने भारत में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की आधारशिला तैयार करी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्ट और एन.एम. जोशी के प्रयासों से हुआ था। लेखक और कृति देख लेते हैं। तो बीजी तिलक की कौन सी है भैया? गीता रहस्य है ना। अरविंदो घोष की कौन सी है? जे.एल. नेहरू और एस.सी. बोस की। ये एलटी ग्रेड एग्जाम 2018 में ये आपका आया था क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, बीजी तिलक की है गीता रहस्य, अरविंद घोष की है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, जे.एल. नेहरू की है द यूनिटी ऑफ इंडिया और ह्यूज टॉय की है द स्प्रिंगिंग टाइगर। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की नहीं है द स्प्रिंगिंग टाइगर। ठीक है, ह्यूज टॉय की है। नेक्स्ट है, किस जनसभा में करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था? तो ये बम्बई की जनसभा में दिया था। तो 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई और इसमें वार्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई।
ठीक है। फिर 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अपने ऐतिहासिक भाषण में एक नारा दिया, करो या मरो, जिसका आशय था या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे अथवा कोशिश में अपनी जान दे देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन हो जाता है। फिर स्वदेशी आंदोलन आपके ठीक बंगाल विभाजन के बाद इसके ही विरोध में ही शुरू ही हुआ था ये 1905 1906। फिर उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड होगा 1919 में, बाघ हत्याकांड। फिर उसके बाद दांडी यात्रा होती है आपकी। फिर उसके बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन होगा। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विभिन्न घटनाओं का वर्णन है निम्न प्रकार से। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ बंगाल में 1905 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी मार्च 1930 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ है। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1930 में। गांधी जी ने जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए लगान में कमी, बंदिशें, नमक कर समाप्ति, सैनिक व्यय में कमी, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, स्वरक्षा के लिए हथियारों के लाइसेंस आदि प्रश्नों को लेकर नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया एवं दांडी मार्च 1930 नमक यात्रा कर समुद्र तट के पास स्थित दांडी नामक स्थान पर नमक कानून भंग कर नमक बनाया। वायसराय इरविन ने आंदोलन को कठोरता से दबाने का प्रयास किया और 1932 तक अधिकांश नेता जेल में डाल दिए गए। फलतः 1934 में आंदोलन जो है वो वापस ले लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ है? तो ये 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित एक सभा में किया गया। इसमें कुल 72 व्यक्ति उपस्थित थे, जिसमें से 1/3 पत्रकार थे। व्योमेश चंद्र बैनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? जो स्वराज दल जो बना था वो चित्तरंजन दास के नेतृत्व में बनी थी। तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा कांड का हिंसात्मक रुख देखकर इस आंदोलन को वापस ले लेने पर इससे क्षुब्ध होकर श्री चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन 1 जनवरी 1923 को किया था और इनका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को उनके कारनामों से अवगत कराना था। ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी थे और ये पहले ऐसे भारतीय नेता थे जिन्हें उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। इन्होंने अपने लंदन प्रवास 1855 से 69 के दौरान अंग्रेजों को भारतीय समस्याओं से अवगत कराने के लिए लंदन इंडियन एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? बंगाल के छात्र थे। तो करजन के समय पे 20 जुलाई 1905 को बंगाल में विभाजन की घोषणा की गई और 7 अगस्त 1905 को इस विभाजन के विरुद्ध आंदोलन शुरू हो गया। युवक, छात्र और महिलाएं पहली बार सक्रिय राजनीति में आए और छात्रों ने इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से हम चित्तरंजन दास को जानते हैं। चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाने जाते थे। असहयोग आंदोलन के अग्रणी नेता चित्तरंजन दास 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधान बने। इन्होंने वराज दल का गठन किया। चार्ल्स फियर एंड्रयूज CF एंड्रयूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो मार्च 1931 में दी गई थी। कितनी मार्च थी वो? 29 मार्च 1931 को। ठीक है। तो केंद्रीय विधानसभा में 23 मार्च केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के आरोप में पकड़े गए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सांडस हत्याकांड और लाहौर षड्यंत्र कांड से जोड़कर 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग पहली बार 1940 में की थी। नवंबर 1939 में जब कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अपने पदों से त्यागपत्र दिए तो 22 सितंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने पर अंग्रेजों ने भारत को ये आश्वासन देना प्रारंभ किया कि ब्रिटेन का अंतिम लक्ष्य भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना है। ऐसे में 1940 में मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग प्रस्तुत
की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटी? तो चंपारण सत्याग्रह जो पहले हुआ था, क्योंकि ये 1917 में हुआ था। ठीक है, दांडी यात्रा आपकी 1930 में होती है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है और असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। ठीक है ना, चलो देख लेते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विभिन्न घटनाएं हुई। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च हुआ था और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, सरदार पटेल इससे जुड़े थे। तो सरदार पटेल आपके बारदोली से जुड़े थे। सरदार पटेल बारदोली से जुड़े थे। गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुके में किसानों ने 1928 में लगाम न अदा करने का आंदोलन किया। इस आंदोलन में मेहता बंधुओं का महत्वपूर्ण योगदान था। मेहता ने जनवरी 1928 में वल्लभ भाई पटेल जी को इस आंदोलन हेतु आमंत्रित किया। बारदोली की औरतों ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने। यूपी के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ रेलवे लाइन पर काकोरी जाने वाली गाड़ी को 9 अगस्त 1925 को सफलतापूर्वक लूटा। इसके नेता रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, अशफाक उल्लाह को फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद पुलिस की गिरफ्त से बच निकले थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव के सृष्टा कौन थे? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव के सृष्टा थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 7 अगस्त 1922 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई और इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया और जिसमें थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को इसे स्वीकार कर लिया गया। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। तो चौरी चौरा कांड, चटगांव शस्त्रागार लूट और मोपला विद्रोह। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका होता है चटगांव शस्त्रागार लूट, फिर चौरी चौरा कांड होगा, फिर मोपला विद्रोह होगा। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड आपका कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसी कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को अपना सहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया था। उसके बाद मोपला विद्रोह 1921 में होता है। कहाँ होता है? केरल में हो जाता है। ठीक है, फिर 1930 में चटगांव शस्त्रागार लूट कांड हुआ। तो सबसे पहले हम मोपला विद्रोह करेंगे 1921 में केरल में। उसके बाद हम 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड करेंगे। फिर उसके बाद हम चटगांव शस्त्रागार लूटेंगे 1930 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस योगदान के लिए लाल बाल पाल प्रसिद्ध है वो था, तो वो चरमपंथ था। तो लाल बाल पाल अपने चरमपंथ के लिए प्रसिद्ध थे और इनके नेतृत्व में उग्रवादी विचारधारा का आविर्भाव हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने किया। उदारवादी नेताओं का मंतव्य अंग्रेजी शासन के अंतर्गत औपनिवेशिक शासन की स्थापना थी और वही उग्रवादी नेताओं की मूल धारणा उनका अंत कर स्वशासन की स्थापना थी। नेक्स्ट है, बी डी सावरकर किससे संबंधित थे? तो भैया बी डी सावरकर जो थे वो अभिनव भारत से संबंधित थे। बी डी सावरकर अभिनव भारत से संबंधित थे। 1904 में नासिक में उन्होंने इस गुप्त संगठन की स्थापना की थी जिसका प्रमुख उद्देश्य अति गोपनीय ढंग से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार सजाइए। तो यहाँ पर अनुशीलन समिति आ जाएगी पहले। ठीक है, 1903 में। फिर उसके बाद में अभिनव भारत शुरू हो जाएगा आपका। उसके बाद आपकी युगांतर पार्टी आएगी, फिर गदर पार्टी आएगी। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक चरण में हुई क्रांतिकारी गतिविधियों में निम्नलिखित संगठनों का उद्भव हुआ। 1930 में एम.एन. रॉय ने अनुशीलन समिति का नाम सुझाया। इस तरह 1903 में अनुशीलन समिति का जन्म हुआ। इसका प्रारंभिक नाम भारत अनुशीलन समिति था। फिर 1906 में इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? कलकत्ता में सुबोध मलिक के घर पे हुआ था। फिर 1907 में कलकत्ता में इसकी स्थापना वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने की थी। युगांतर पार्टी का जो गठन है वो अप्रैल 1906 में हुआ। अभिनव भारत का उद्भव 1904 में हुआ था और लाला हरदयाल के सहयोग से 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उस समय डफरिन जो है वो वायसराय था। ठीक है, तो डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
के समय वायसराय थे। कांग्रेस की स्थापना का विचार डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी और उनके सहयोगी ए.ओ. ह्यूम ने इसे मूर्त रूप प्रदान किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 30 दिसंबर 1906 को कहाँ पे? ढाका में। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे और इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ था, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है। वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम बताइए। तो वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। ये गीत उन्होंने आनंद मठ नामक ग्रंथ से लिया है और 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में इसे स्वीकार भी कर लिया गया था। नील विद्रोह आरंभ हुआ तो नील विद्रोह 1859 में आरंभ हुआ था। नील विद्रोह का आरंभ 1859 से 60 में आरंभ हुआ और ये आंदोलन बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में शुरू हुआ था और इसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादकों के शोषण के खिलाफ किसानों का खुला संघर्ष था। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे तो ये थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे और इसका गठन 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में किया गया था। इस संस्था का प्रथम उद्देश्य देश में जनमत हेतु एक शक्तिशाली संस्था का गठन करना था। मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? सूर्यसेन। भारत के विख्यात स्वतंत्रता सेनानी मास्टर दा बंगाल के सूर्यसेन को कहा जाता था। इन्होंने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। असहयोग आंदोलन में आपकी सक्रिय भूमिका रही। अनंतर एक विद्यालय में शिक्षक बनने के उपरांत वे मास्टर दा के नाम से विख्यात हुए। ठीक है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? तो ये था हंटर कमीशन। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता हंटर ने की थी और ये आयोग 1919 में गठित किया गया था, जिसके सदस्य हंटर, मिस्टर जस्टिस रस्किन, W.F. राइस, जॉर्ज बरो, थॉमस स्मिथ, चिमनलाल शीतलवाड़, जगत नारायण और साहब जानी सुल्तान अहमद थे। ठीक है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के किस महीने में आरंभ हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपका अगस्त 1942 में, 8 अगस्त 1942। ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में अगस्त महीने में शुरू हुआ था और 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत की अंतिम महान लड़ाई थी, जिसने ब्रितानी शासन की नींव को प्रकंपित कर दिया और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इस पैक्ट को दिल्ली पैक्ट के नाम भी कहा जाता है और इसी समझौते के तहत कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वीकार हुई थी। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ पत्र में निम्नलिखित में से किसका संबंध था? तो कॉमनवेल्थ पत्र से एनी बेसेंट का संबंध था। कॉमनवेल्थ पत्र का संबंध एनी बेसेंट से है और इस पत्र के माध्यम से उन्होंने होम रूल की मांग को बुलंद किया था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करी थी और इनका दूसरा पत्र न्यू इंडिया था। ठीक है। और यहीं पे मैं बता दूं इन्होंने सितंबर 1916 में की है और बीजी तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट नहीं है, फिनिश हो गया है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब मैं बता देती हूँ आपका कल आपका टॉपिक फिनिश हो गया है। राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम इसके बाद जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा होगा आपका मध्यकालीन संस्कृति, धार्मिक नीति और सूफीवाद। तो उसके बाद हम ये वाला टॉपिक कल से हम ये वाला टॉपिक शुरू करेंगे। मध्यकालीन संस्कृति, धार्मिक नीति, सूफीवाद, भक्ति आंदोलन, कला और स्थापत्य साहित्य को। और क्योंकि ये जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक था, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं वो आपके इसी सूफीवाद वाले टॉपिक से हैं, मध्यकालीन संस्कृति से। ठीक है। तो अब इसके बाद हम यही टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो इसमें भी आपके 500 प्लस क्वेश्चंस हैं जिनको हम कंप्लीट करेंगे। तो रेडी रहिएगा कल की क्लास के लिए। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है।
तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल, बाय बाय।